हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले आपके फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला लेसन। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो पहला लेसन है केमिस्ट्री में वो है सॉलिड स्टेट। तो वो आज के लेक्चर से, आज के पार्ट से हम स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला लेसन जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट देखने से पहले हम जो बेसिक है लाइक सॉलिड स्टेट दिया है उसके आगे सॉलिड के आगे मेंशन किया है स्टेट। तो सबसे पहले हमें स्टेट्स ऑफ मैटर पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिक है तो बेसिक देखेंगे हम सबसे पहले ताकि हम सॉलिड स्टेट के ऊपर जा सके। एक्चुअल में सॉलिड स्टेट होता क्या है वो हमें अंडरस्टैंड कर सके हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम स्टेट। स्टेट मतलब ही क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि कौन कौन से स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं? तो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं आपके टोटल 3। सबसे पहला होता है सॉलिड। ठीक है, जो लेसन दिया है हमें सॉलिड स्टेट, तो सबसे पहला होता है सॉलिड, देन उसके बाद होता है लिक्विड, देन उसके बाद जो थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर है वो है गैस। ठीक है, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। ये तो हमें पता है, बेसिक नॉलेज है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक्चुअल में अभी हमें देखना है कि जो सॉलिड के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे। सॉलिड की अगर आप कोई भी चीज देखोगे तो उसके अंदर में जो पार्टिकल्स होंगे तो उसकी अरेंजमेंट ऐसे होगी भाई। ठीक है, सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे तो उसकी अरेंजमेंट ऐसी होगी। एक एक पार्टिकल्स मिला के हम सॉलिड बना रहे इधर। ठीक है, तो ये वाला लिया है हमने सॉलिड का पार्ट। ये वाला जो राउंड शेप लिया है वो है आपके पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल्स है। वो पार्टिकल्स कैसे है, क्लोजली अटैच है, क्लोजली बॉन्डेड है एक दूसरे से। ठीक है, क्लोजली पैक है। क्लोजली पैक फॉर्मेट में उनका स्ट्रक्चर आता है, एक दूसरे से वो बहुत करीब होते हैं, क्लोजली पैक होते, उसको बोलते हैं हम सॉलिड। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम लिक्विड पे देखें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। ऐसे आपकी लिक्विड पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते लाइक दिस। देन नेक्स्ट जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर है गैस, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे होते लाइक दिस, बहुत डिस्टेंस होता है उसके अंदर। ठीक है, देन ये है हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक होंगे, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, एंड गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें तो बहुत डिस्टेंस होता है भाई। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इनमें जो लिक्विड एंड गैस का पार्ट है इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, लिक्विड एंड गैस को हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ सॉलिड स्टेट पे फोकस करना है। यही पार्ट के बारे में हम देखने वाले, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही वही है सॉलिड स्टेट, तो उसमें सब सॉलिड से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते डिटेल में सॉलिड स्टेट को। तो यहाँ पे देखो भाई, कोई भी अगर आप सॉलिड की चीज देखोगे, ठीक है, कोई भी आप सॉलिड चीज अगर देखोगे, सॉलिड चीज मतलब स्टेट्स ऑफ सॉलिड वाली बात कर रही हूँ, वो सॉलिड वाला नहीं। तो सॉलिड चीज, अगर कोई भी सॉलिड चीज हम देखें लाइक दिस, ये वाला पेन है। ठीक है, ये वाले पेन से हमारे पास ये है सॉलिड चीज। तो सॉलिड चीज में क्या होता है, ये सॉलिड चीज किससे बनी होती है, अलग अलग पार्टिकल से बनी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टिकल से पूरा पेन बन गया, ये पूरी सॉलिड की चीज बन गई। ये वाला डस्टर है, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक पार्टिकल से ये पूरा डस्टर बन चुका है। कोई भी सॉलिड चीज लो आप, ठीक है, कोई भी मैटर लो जो सॉलिड होगा, तो उसका ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टिकल से वो बन गया है, उसमें बहुत डिफरेंट पार्टिकल्स होते। तो वो देखते लाइक दिस। अभी कोई भी हमने एक सॉलिड लिया है, सॉलिड देखते हैं हम कैसे होता है। कोई भी सॉलिड का पार्ट लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये वाले पार्टिकल्स लिए हमने, ये सॉलिड लिया है। ठीक है, इसके अंदर में पार्टिकल्स है। ठीक है,
सॉलिड है उसके अंदर में कुछ पार्टिकल्स है, ये वाले जो राउंड शेप में है ये पार्टिकल्स है, इसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स बोलते हैं। ये जो लिया है हमने सॉलिड, इसके अंदर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है। अगर ये पेन है तो इसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो है वो उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा फिर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स, इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ऐसा भी बोल सकते हैं लाइक अगर ये पेन है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से बना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब क्या होता है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से बना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है क्या भाई, वो भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए वो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब क्या होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है इसमें जो जो पार्ट्स आते हैं उनके नाम्स देखते हैं हम। यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को आप पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, पार्टिकल्स बोल सकते हो लाइक दिस। अभी देखा हमने कि ये पेन है, ये पेन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से बना है, ठीक है। कोई भी सॉलिड चीज देखोगे तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से बनी होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बोलेंगे तो पार्टिकल्स बोलेंगे तो नहीं चलेगा क्या कि ये वाला पेन पार्टिकल से बना है, या ऑफ कोर्स वो भी चलेगा, पार्टिकल्स भी बोलते। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब ही पार्टिकल्स होता है, और पार्टिकल्स के साथ साथ हम उसको आयंस भी बोल सकते हैं कि इस सॉलिड के अंदर आयंस प्रेजेंट है, या ये वाला सॉलिड आयन से बना है। देन नेक्स्ट उसको हम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं कि ये वाला पेन मॉलिक्यूल से बना है, या वो भी चलेगा। देन नेक्स्ट एटम्स भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये देखो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से अगर कोई भी सॉलिड चीज बनी है मतलब उसके अंदर में क्या होगा, पार्टिकल से बनी वो चीज, एटम से बनी है, आयन से बनी है, ठीक है, ऐसा आप उसको बोल सकते हो। तो ये वाला पार्ट देखा हमने कि सॉलिड किस पार्ट से बना होता है। तो सॉलिड के अंदर होते कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, उन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को मिला के बनता है सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब ही क्या होता है फिर, पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, ऐसा भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला देख लिया हमने पार्ट। देन नेक्स्ट अभी क्या करना है हमें, पार्टिकल्स अगर आप इसको कहोगे, लाइक मान लो इसको आप अभी पार्टिकल्स कह रहे हो कि ये वाले दो पार्टिकल्स, कोई भी दो पार्टिकल्स अगर आप देखोगे लाइक दिस, तो ये वाले दो पार्टिकल्स हमने वहां से उठा लिए। तो ये वाले दो पार्टिकल्स के बीच, ये वाले जो दो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अटैच है, क्लोजली पैक फॉर्म में है। दो पार्टिकल्स है, ये दो पेन से, तो ये कैसे है, क्लोजली पैक है एक दूसरे से, दो पार्टिकल से। अगर हमें इनके बीच का फोर्स देखना है, अगर ये क्लोजली पैक है, इनके बीच बॉन्डिंग कैसी होगी, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। लाइक दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं तो बॉन्डिंग कैसी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ पे वही है, अगर हमने दो बॉन्ड्स अगर हमने दो पार्टिकल्स उठाए तो उनके बीच बॉन्डिंग कैसी है, बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वो क्लोजली पैक है एक दूसरे से। क्लोजली पैक है इसका मतलब उसके अंदर में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए तो क्लोजली पैक है वो, ठीक है। अगर हमें इसके बीच का फोर्स देखना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो पार्टिकल के बीच है, बीच में है, दो पार्टिकल्स के बीच में है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, ये वाला दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ, उसको क्या बोलते हो फिर आप, इंटर पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में, फिर उसको क्या बोलोगे, इंटर पार्टिकल। दो पार्टिकल्स के बीच में है तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया, सॉलिड मतलब क्या होता है, सॉलिड किस किस से बना होता है, एंड उसमें जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, तो उसमें होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अभी ये हमने जस्ट जनरल पार्ट देखा, जनरल इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। एक्चुअल में सॉलिड स्टेट है तो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से, एंड सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल में क्या प्रेजेंट होता है और उसमें कौन सा फोर्स होता है। इट्स अ जनरल नॉलेज और जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला चैप्टर जितना स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हर एक पार्ट को ठीक से अंडरस्टैंड करो, हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर लो। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ सॉलिड।
मेजरली सॉलिड के टाइप्स बहुत ज्यादा होते हैं, हम और भी कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेजरली अभी हमें डिस्कस करना है दो टाइप्स के बारे में। सॉलिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो टाइप्स होते हैं उसके बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे हम सॉलिड के जो दो टाइप्स होते हैं उनको, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। एंड सेकेंड टाइप जो अभी हमें देखना है, सेकेंड टाइप का नाम क्या आएगा फिर, एमॉर्फस सॉलिड। दो टाइप्स डिस्कस करने वाले हम। पहला टाइप होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड टाइप होगा एमॉर्फस सॉलिड। तो दो टाइप्स अभी हमें देखने हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड में, ठीक है। पहले फोकस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर, कंपैरेटिव फॉर्म में ही देखने वाले ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में देखेंगे, उसका डेफिनेशंस देखेंगे, फिर एक एक को पहले क्रिस्टलाइन को डिस्कस करेंगे देन एमॉर्फस को डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम, ठीक है। एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट देखेंगे दोनों का कंपैरेटिव फॉर्म में ताकि जल्दी से समझ में आ जाए एंड टाइम भी बचे हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पहला पॉइंट हम देखने वाले वो है there is a regularity and periodicity in arrangement of particles and उसमें ही पहले पॉइंट में ही एक और कंसेप्ट हम देखने वाले जो है शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। अभी देखते हैं एमॉर्फस में, पहले पॉइंट लिख लेते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट देखेंगे, देयर इज अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ particles show short range ऑर्डर, ठीक है। अभी हमने राइट डाउन कर लिया, अभी डिस्कस करते हैं उस टॉपिक को। सबसे पहले देखा हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पहला पॉइंट था वो था देयर इज ए रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल सी बात है, उसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, बहुत कुछ डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, सीधी सीधी लैंग्वेज है। देयर इज अ रेगुलरिटी, रेगुलरिटी मतलब क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में, एक सॉलिड लिया है क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में है वो सॉलिड, और उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, पार्टिकल्स बोलो, एटम्स बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो, एक ही है भाई, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बोलो, अभी देखा है हमने, कोई भी वर्ड आप यूज करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो उनमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उनमें क्या है, रेगुलर फॉर्मेट में उनकी अरेंजमेंट की है, रेगुलरिटी में एंड पीरियोडिसिटी में वो अरेंजमेंट है, ठीक है। रेगुलरिटी मतलब देखते हैं रेगुलर फॉर्म में वो पार्टिकल्स अरेंज कैसे, लाइक दिस, ये वाला सॉलिड है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाले पार्टिकल्स है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, तो ये पार्टिकल्स की अगर हम अरेंजमेंट देखें तो कैसी अरेंजमेंट है इनमें, ये वाले पार्टिकल से बहुत रेगुलरली अरेंज, ठीक है, रेगुलर फॉर्मेट में अरेंज है, पहला आया फिर पहले को अटैच दूसरा आया, दूसरे को अटैच तीसरा आया, मतलब ये वाले जो अरेंजमेंट है ये बहुत क्लियरली है, नीट एंड क्लियर अरेंजमेंट है, रेगुलरिटी बोलते हैं उसको, रेगुलर फॉर्म में उसमें जो पार्टिकल से, जो एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से, तो उसको ठीक से अरेंज किया है, ठीक है, ठीक से अरेंजमेंट की है उसकी, यानी रेगुलरिटी है भाई उसमें। एंड पीरियोडिसिटी के बारे में अगर हम देखें तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद पहला पार्टिकल आया, देन नेक्स्ट अगेन रिपीटेड फॉर्मेट में सिमिलर, वैसे ही सेकंड पार्टिकल आया, अगेन सिमिलर, थर्ड पे गए तो सिमिलर पार्टिकल आया, देन फोर्थ पे गए, देन फिफ्थ पे गए, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पीरियोडिकली वो जो अरेंजमेंट होगी वो थोड़े देर बाद रिपीट होते जाएगी, उसको बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है तो इनकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये वाले पार्टिकल्स, तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसे होती है, रेगुलर फॉर्म में एंड पीरियोडिसिटी में होती है, ठीक है।
इनकी अरेंजमेंट होती है। एंड अगर हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करें, शो द लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, अगर यही पार्टिकल्स रिपीट होते जाने वाले हैं, पीरियोडिसिटी, अगर यही पार्टिकल्स रेगुलर फॉर्म में रिपीट फॉर्मेशन में होते जाने वाले हैं, तो वो क्या शो करेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सीधे सीधे जा रहे हैं भाई, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो रही है, वो भी रेगुलर फॉर्मेट में होगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया कि शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अभी देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड में क्या कहा है। देयर इज ए रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें अगर हम कोई सॉलिड देखें तो इसमें जो पार्टिकल्स है वो ऐसे है भाई, ये वाले पार्टिकल्स अगर हम देखें एमॉर्फस सॉलिड में तो इनकी अरेंजमेंट कैसी है, रैंडमली, मतलब किधर भी अटैच है वो, उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, रेगुलर फॉर्म में अरेंज नहीं है, कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, ये कहीं पे भी अटैच है, रैंडमली किधर भी अटैच है, उनमें कोई भी रेगुलर फॉर्म नहीं है, उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। वाले जो पार्टिकल्स है वो क्या शो कर रहे, रैंडमली अरेंजमेंट वो शो कर रहे, मतलब किधर भी आपको पार्टिकल्स अरेंज दिखेंगे, सीधे सीधे नहीं है, रेगुलर फॉर्म में नहीं है, पीरियोडिसिटी नहीं है उनके अंदर में। ठीक है, तो ये वाले जो पार्टिकल्स है ये रैंडमली अरेंज है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपको, शो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, अगर वो रैंडमली नहीं है तो रिपीट क्यों होते जाएंगे, वो कहीं पे एक पार्टिकल कहीं पे जा रहा है, एक पार्टिकल किधर है प्रेजेंट, तो एक पार्टिकल किधर प्रेजेंट है, उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगी वो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कंटिन्यूअसली वो ऑर्डर शो करते जाने वाले थे, तब उनकी क्या बनने वाली थी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनने वाली थी। इधर ये पार्टिकल्स रिपीट ही नहीं होने वाले, कंटिन्यू ही नहीं होने वाले, क्योंकि ये रैंडमली अरेंज है, किधर भी अरेंज होने वाली है, तो ये कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग रेंज होंगे कि कैसे होंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर ही जा नहीं रही, रेगुलर फॉर्म नहीं है, पीरियोडिसिटी नहीं है, इसका मतलब इनकी ऑर्डर भी कैसी है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड की ऑर्डर कैसे होती है फिर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो ये वाला जो पहला पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसमें ही ऐसे ही फॉर्म में हम देखने वाले एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये वाला देख लिया हमने, पहला पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड पे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो चलिए गाइस सेकंड पॉइंट देखते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या है, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम एमॉर्फस में देखें तो इसके अपोजिट होगा, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में क्या है, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एंड एमॉर्फस में क्या है, दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, अगर वो पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है उनकी, मतलब सभी पार्टिकल्स सेम साइज के हैं, रेगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है, उनमें पीरियोडिसिटी है, इसका मतलब क्या होगा, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प होगा, मतलब एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगे। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है एंड सभी रेगुलर फॉर्म में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, इसका मतलब वो एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सभी पार्टिकल्स मेल्ट होने वाले। ये वाला पार्ट समझ लो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि उनकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो रेगुलर फॉर्म में होगी, उनमें पीरियोडिसिटी है, यानी सभी पार्टिकल्स सिमिलर है भाई, एंड सभी पार्टिकल्स अगर सिमिलर है तो वो एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे। ठीक है, अगर एमॉर्फस सॉलिड के बारे में देखें तो एमॉर्फस सॉलिड में लिखा है दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर उन पार्टिकल्स में कोई रेगुलरिटी ही नहीं है, रैंडमली अरेंज है, वो किधर भी अरेंज है, तो फिर कैसे होगा, उनमें एक पार्टिकल किसी और टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, एक पार्टिकल किसी और टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि पार्टिकल्स ही रैंडमली अरेंजमेंट है उनकी, एक पार्टिकल कहीं और टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, एक किसी और टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था हमारा सेकंड पॉइंट क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड में। नेक्स्ट मूव करते थर्ड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अभी जो थर्ड पॉइंट देखने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड में। थर्ड प्रॉपर्टी है दे हैव
दे हैव एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। एंड अगर एमॉर्फस के बारे में देखें तो दे हैव आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखा है हमने दे हैव एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एंड एमॉर्फस सॉलिड में लिखा है दे हैव आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अभी उनका मीनिंग समझ लो भाई, एनिसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक में सिमिलैरिटी नहीं होगी। आइसो वर्ड क्या प्रूव कर रहा है आपको उधर, आइसो मीनिंग क्या होती है, सिमिलैरिटी। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। एंड एनिसोट्रॉपिक का अगर हम मीनिंग देखें तो यहाँ पे होगा डिफरेंट। जैसे जैसे इसका मीनिंग समझ लो, एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी, जैसे जैसे पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, ठीक है। जैसे जैसे पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब आप अलग अलग डायरेक्शन से अगर उस सॉलिड को देखोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होने वाली है अलग अलग डायरेक्शन से। लाइक ये पेन है, इसको हमने ऐसे देखा इस डायरेक्शन से तो इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। अगर हमने इसको इस डायरेक्शन से देखा तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होंगी। इसका मतलब है अगर ये वाले सॉलिड्स को उनकी डायरेक्शन अगर हम बदल दें, उन पार्टिकल्स की डायरेक्शन अगर चेंज हो गई, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होने वाली है, बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। तो एज पर देयर डायरेक्शंस द प्रॉपर्टीज आर चेंज। यहाँ पे ये बात समझ लो, एज पर देयर डायरेक्शंस, as per their directions change, as per their direction change the properties of particle। ओके, यहाँ पे हमने देखा as per their directions change, अगर उनकी डायरेक्शन बदल गई तो उनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी, ठीक है। दोनों की अगर हम देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड वाले कंपाउंड, उनको अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। लेकिन एमॉर्फस में क्या होगा भाई, वो भी तो देखो। एमॉर्फस में क्या होगा, आइसोट्रोपिक इन नेचर है। इसका मतलब क्या होगा, आइसो का मतलब क्या होगा, सेम। किसी भी डायरेक्शन से उसको मूव करो भाई, किसी भी डायरेक्शन से मूव करो, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होने वाली। The properties are not change as per the direction change। यहाँ पे लिख देती हूँ, the properties are not change, the properties are not change as per their direction change। ठीक है, ये बात समझ लो। यहाँ पे एनिसोट्रॉपिक नेचर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। इसका मतलब क्या होगा, आइसो का मतलब क्या है, सिमिलर है। आप उस पार्टिकल्स की डायरेक्शन कितनी भी चेंज कर लो, उस पार्टिकल की डायरेक्शन कितनी भी चेंज कर लो, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होने वाली है। देयर प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज एज पर देयर डायरेक्शंस। प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पता भी तो होना चाहिए प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम कि प्रॉपर्टीज के नाम्स क्या है। प्रॉपर्टीज मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, ये वाली है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। मेनली ये दो ही प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिमिलरली एमॉर्फस में भी यही प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट था थर्ड वाला, लेकिन सिंपल सा तो था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड के लिए, ठीक है।
इसके ऊपर आपको एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये पार्ट ठीक से देख लो। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जो एमॉर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट मूव करते फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो चलिए गाइज, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जाम्पल्स है आपके आइस, सॉल्ट लाइक NaCl, जो नमक होता है घर में हमारा वही एग्जाम्पल है इसका NaCl। शुगर भी ले सकते हो क्योंकि शुगर में भी होते हैं क्रिस्टल्स, शुगर भी उसका एग्जाम्पल आ सकता है। और उसमें एग्जाम्पल्स आएंगे मेटल्स के, मेटल्स में आएंगे गोल्ड, कॉपर, ठीक है। देन नेक्स्ट मटेरियल्स में देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में। मटेरियल्स में कंसीडर होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, ओके। तो ये वाले एग्जाम्पल्स हमने लिख लिए। देन नेक्स्ट एमॉर्फस सॉलिड के भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे वुड, देन नेक्स्ट ग्लास, देन नेक्स्ट प्लास्टिक, देन नेक्स्ट रबर। ये वाले एग्जाम्पल्स आएंगे आपके एमॉर्फस सॉलिड में। अभी देखो भाई, एग्जाम्पल्स तो हमने मेंशन कर दिए, ठीक है। सॉल्ट है जो नमक डेली यूज हम यूज करते हैं, शुगर है, मेटल्स है कुछ लाइक गोल्ड, कॉपर जैसे, मटेरियल्स है डायमंड, ग्रेफाइट जैसे। एंड एक बात यहाँ पे समझ लो, ये वाला जो डायमंड का पार्ट लिया है हमने मटेरियल्स में जिसका एग्जाम्पल मेंशन किया है, तो ये वाला जो डायमंड है ये कैसा होता है, नेचुरली ऑकरिंग। ये जो डायमंड है ये कैसा है, नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टलाइन। MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो डायमंड है ये कैसा है, नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नेचुरली ऑकरिंग, उसका नाम है डायमंड। डायमंड इज द नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और एक बात, एक्सेप्शन का पार्ट देखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अभी हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, थर्ड पॉइंट मेंशन किया था हमने प्रॉपर्टीज वाला, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में हमने देखा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका नेचर कैसा होता है, एनिसोट्रॉपिक का, ठीक है। और अनआइसोट्रॉपिक नेचर उसका होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो उसका मतलब क्या है, जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन बदल रही होंगी वैसे उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन बदलेगी वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। ये वाला पार्ट तो हमने देख लिया एनिसोट्रॉपिक में, थर्ड प्रॉपर्टी में क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है। लेकिन एक और एग्जाम्पल आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्यूब का। ये वाला जो पार्ट है ये एक्सेप्शन है, ठीक है। क्यों एक्सेप्शन है, क्यूब इट्स आइसोट्रॉपिक इन नेचर, जो एमॉर्फस सॉलिड में हमने पढ़ा था। लेकिन क्यूब का जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, लेकिन क्यूब का जो नेचर है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का है, इसीलिए वो एक्सेप्शन में पार्ट मेंशन करो। एक्सेप्शन cubic structure, because cubic structure, because its nature, because it shows the isotropic nature। क्यूबिक स्ट्रक्चर एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि क्यूबिक ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला पार्ट है, लेकिन वो नेचर कैसा शो करता है, आइसोट्रॉपिक का नेचर शो करता है, एनिसोट्रॉपिक का नेचर शो नहीं करता है। क्योंकि जो उसकी साइड्स होती है क्यूब की वो इक्वल साइड होती है, किसी भी डायरेक्शन से अगर हम क्यूब को देखें तो वो सिमिलर दिखेगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, इसलिए वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एक्सेप्शन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड वाला जो कंसेप्ट था वो डिस्कस कर लिया था, दो टाइप्स देख लिए हमने, पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट डिस्कस भी कर लिया क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड का, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो चलिए गाइस, टाइप्स ऑफ सॉलिड के बाद नेक्स्ट वाला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ये वाला कंसेप्ट अभी डिस्कस करते हैं। ये वाला कंसेप्ट दिया है आपको बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी इन
क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, ये वाला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करना है हमें आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स का। सबसे पहले देखेंगे हम आइसोमॉर्फिज्म, देन उसके बाद देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं। टू और मोर substances having same crystal structure, okay, known as isomorphous। ओके, डेफिनेशन भी लिख लिया हमने। अभी देखो उसका मीनिंग क्या है। टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग क्या, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर दो से ज्यादा कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, वो अगर सिमिलर होगा, इसका मतलब वो क्या है भाई, आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे। तो चलिए देखते कुछ एग्जाम्पल अगर देखेंगे तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के ऊपर मूव करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, देख लो भाई। अभी एग्जाम्पल्स में क्या होगा, सबसे पहले हम NaF एंड MgO का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। NaF एंड MgO का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा वो देखो, NaF एंड MgO में अगर आप उस कंपाउंड को नोटिस करोगे तो कंपाउंड में क्या दिख रहा है आपको, ये लिया है हमने यहाँ पे आइसोमॉर्फस पेयर्स। दो आइसोमॉर्फस पेयर्स लिए हमने एग्जाम्पल्स में, जो है NaF एंड MgO का, ठीक है। ये दो आइसोमॉर्फस पेयर्स हमने लिए हैं। क्यों लिए हैं वो भी देखो। आइसोमॉर्फस पेयर्स, इनका नाम क्यों दिया है हमने, दोनों को आइसोमॉर्फ पेयर क्यों बोला है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे देखने वाले उनका एटॉमिक रेशो, ठीक है। एटॉमिक रेशो देखते, यहाँ पे Na का कितना कंपाउंड है, एक रेशो, यहाँ पे F कितना है, एक, 1:1। अगर MgO के बारे में देखें तो Mg का कंपाउंड कितना है, एक, ऑक्सीजन है एक, मतलब क्या है अगेन 1:1। तो इसलिए हमने इनको आइसोमॉर्फ पेयर्स इसलिए बोला है क्योंकि इनका जो एटॉमिक रेशो है वो सिमिलर है, सब्सटेंस अलग अलग है। यहाँ पे NaF है, यहाँ पे MgO है, मतलब सब्सटेंस अलग अलग है, लेकिन उनका जो एटॉमिक रेशो वो कैसा है, सिमिलर है। सब्सटेंस अलग अलग है, लाइक फॉर्मेट ऐसा हुआ है, सब्सटेंस अलग अलग है। दो सब्सटेंस लिए हमने, ये वाले दो सब्सटेंस लिए, लेकिन उनका जो एटॉमिक रेशो मिला है हमें वो कैसा मिला है, सिमिलर मिला है। दो अलग अलग सब्सटेंस लिए, लेकिन उनका दोनों का एटॉमिक रेशो कैसे मिला है, सिमिलर मिला है। इसका मतलब क्या है, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर उनका एटॉमिक रेशो सेम है, इसका मतलब ही क्या होगा, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल था वो देखा हमने आइसोमॉर्फिज्म में, बहुत सीधा साधा कंसेप्ट है। दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड्स अगर हम लेंगे, सब्सटेंस अगर हम लेंगे, तो उनका जो क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, वो सेम होना चाहिए। अगर उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम आ गया तो उसको बोलेंगे हम आइसोमॉर्फ पेयर्स। इसी का, उस फिनोमेनन का नाम होगा आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। देन नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, NaF एंड MgO के साथ साथ NaNO3 एंड CaCO3, ओके, ये भी है आपके आइसोमॉर्फ्स फर्स्ट पेयर्स, ठीक है। इनका भी क्या देखने वाले हम यहाँ पे, एटॉमिक रेशो। यहाँ पे अगर आप एटॉमिक रेशो देखोगे NaNO3 एंड CaCO3 का, तो वो देखो Na का कितना कंपाउंड है, 1, N का कितना कंपाउंड है नाइट्रोजन का, अगेन 1, तो 1:1। एंड अगर ऑक्सीजन का देखें तो कितना कंपाउंड है, 3, तो 1:1:3 ऐसा एटॉमिक रेशो मिला है। CaCO3 का भी चेक कर लो, Ca का होता है एक कंपाउंड है, कार्बन का भी एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन का 3 कंपाउंड है। इसका मतलब उसका एटॉमिक रेशो कैसे आया, 1:1:3। तो NaNO3 एंड CaCO3 ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस है। NaNO3 एंड CaCO3 अलग अलग सब्सटेंसेस है, लेकिन उनका जो एटॉमिक रेशो आया है वो सिमिलर आया है, मतलब उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। एंड जब दो अलग अलग कंपाउंड का, दोनों अलग अलग सब्सटेंस का जब
क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम आता है उसी को बोलते हैं हम आइसोमॉर्फ पेयर्स और उस फिनोमेनन का नाम होता है आइसोमॉर्फिज्म। देन नेक्स्ट मूव करते हैं जो सेकेंड वाला कंसेप्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, उसके ऊपर पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट देखते हैं। सेकेंड वाला कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म, उसकी भी डेफिनेशन देख लो सबसे पहले। द सिंगल सब्सटेंस exist two or more forms of crystal structure। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की भी डेफिनेशन हमने देख ली। द सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट टू और मोर फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा आइसोमॉर्फिज्म के अपोजिट है। वहां पे जो सब्सटेंस थे वो अलग अलग सब्सटेंस है और दो अलग अलग सब्सटेंस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो सिमिलर मिल रहा था। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में अलग बात है, सब्सटेंस एक ही होगा लेकिन उस एक सब्सटेंस से आपको अलग अलग फॉर्म्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। यहाँ पे सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे एक ही सब्सटेंस होगा लेकिन उसके आपको अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में लेते हैं हम कार्बन। ठीक है, कार्बन का अगर हम कार्बन के बारे में सोचें तो कार्बन का 3 फॉर्म्स में पॉलीमॉर्फ्स मिलता है हमें। पहला पॉलीमॉर्फ्स होता है डायमंड, सेकेंड आएगा ग्रेफाइट एंड थर्ड फुलेरिन्स। ठीक है, ये वाले 3 पॉलीमॉर्फ्स मिलेंगे कार्बन के। सब्सटेंस एक ही है, कंपाउंड एक ही हमारे पास कार्बन, लेकिन कार्बन किस में एग्जिस्ट कर रहा है 2 और 3, 2 और मोर मतलब 2 और 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो शो करेगा। उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग आएगा लेकिन वो किससे आ रहे हैं भाई, एक कॉमन सब्सटेंस से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक कॉमन सब्सटेंस से वो आ रहे हैं, कार्बन के ये 3 पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। देन नेक्स्ट और हम सिलिका भी देखते हैं। सिलिका भी एग्जिस्ट करता है 3 अलग अलग पॉलीमॉर्फ्स में। पहला आएगा आपका अल्फा क्वार्ट्ज, सेकेंड आएगा आपका बीटा क्वार्ट्ज, ठीक है, एंड थर्ड मेंशन करने वाले हम यहाँ पे क्रिस्टोबैलाइट। ठीक है, ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, सिलिका था सेकेंड एग्जाम्पल। और एक थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी एग्जिस्ट करता है 2 पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, 2 पॉलीमॉर्फ्स में वो एग्जिस्ट करता है। पहला मिलेगा उसका जो कंपाउंड वो है कैल्साइट एंड जो सेकेंड कंपाउंड मिलेगा वो है अरागोनाइट। 2 पॉलीमॉर्फ्स भी मिल गए कैल्शियम कार्बोनेट के। कंपाउंड एक ही दिखेगा आपको लेकिन एक सिंगल कंपाउंड से आपको मिलेंगे 3 पॉलीमॉर्फ्स। यहाँ पे मिला डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन्स, ये था कार्बन का। सिलिका का अगर हम सोचे तो इसने भी 3 पॉलीमॉर्फ्स दिखाए हमें। पहला था अल्फा क्वार्ट्ज, सेकेंड है बीटा क्वार्ट्ज, थर्ड है क्रिस्टोबैलाइट। एंड अगर थर्ड कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में देखें तो वो भी आपको 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर देगा। पहला होगा कैल्साइट, सेकेंड होगा अरागोनाइट। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट था पॉलीमॉर्फिज्म का। और एक इंपॉर्टेंट बात, पॉलीमॉर्फिज्म को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या होगा फिर, एलोट्रॉपी। ये वाला उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। कहीं पे पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, एलोट्रॉपी के नाम से डेफिनेशन पूछी जाती है। एलोट्रॉपी का मतलब ही होता है पॉलीमॉर्फिज्म एंड उसमें क्या है, सब्सटेंस एक ही होगा लेकिन वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है। आइसोमॉर्फिज्म में क्या था, सब्सटेंस अलग अलग थे लेकिन उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो सिमिलर था। तो ये वाले 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी पार्ट में हम यहाँ तक देखते हैं, देन नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर मूव करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।